नमस्कार, नॉलेज 24/7 में मैं प्रशांत तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में होंगे। हमने 3 वीडियोस अभी इंडियन पॉलिटी की डाली है, जिसमें पहली वीडियो मैंने इंट्रोडक्शन की डाली है, दूसरी वीडियो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की डाली है, और जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्या कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। कौन सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं? ये हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। आशा करता हूं कि आपको थोड़ा बड़ा और बोर्ड नजर आ रहा होगा। हम जब इसको पढ़ेंगे ना, तो आप और हम जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी, देखिएगा मैं उस पर बताऊंगा आपको, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे बताऊंगा, एक चार्ट वाइज बनाऊंगा, तो आपके माइंड में जो है ना चीजें समझती चली जाएंगी। ठीक है, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, वो 1600 में आई थी, और किस पर्पस से आई थी? ट्रेडिंग के पर्पस से आई थी। आप सभी को पता है कि मैं पढ़ा चुका हूं, तो ये जस्ट क्विक रिवीजन हो रहा है आपके लिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी? 1600 में आई थी। किस लिए आई थी? ट्रेडिंग करने आई थी। ठीक है, और मैं आपको बता चुका हूं कि 1608 में गुजरात के सूरत में उन्होंने फैक्ट्री भी डाली थी। ये आप पिछली जब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा। जब ये ट्रेडिंग करने आई थी, ये माहौल कब बदला, और ये इसलिए एक्ट की जरूरत पड़ी, रेगुलेटिंग एक्ट की जरूरत पड़ी। मैं बताऊंगा आपको क्यों रेगुलेटिंग एक्ट की जरूरत पड़ी और क्यों माहौल बदला। सबसे पहला रीजन ये है कि जब बैटल ऑफ प्लासी हुआ, बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध, और बैटल ऑफ बक्सर हुआ, इसके बाद आपने पता है, मैंने आपको पढ़ाया था कि जो रॉबर्ट क्लाइव था ना, वो एक डुअल टैक्स सिस्टम लगने लगा था उसमें। तो जो नवाब थे ना, वो केवल किस लिए थे? लोगों को संभालने के लिए थे। जो नवाब थे वो केवल संभालने के लिए थे। नवाब जो थे वो केवल संभालने के लिए थे। और जो टैक्स लेते थे, वो कौन लेता था? ईस्ट इंडिया कंपनी लेती थी। और आपको यह भी पता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, वो जो टैक्स लेते थे, वो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है टैक्स लेती थी, और जो नवाब थे केवल लोगों को संभालते थे, और उनसे कोई टैक्स तो ले नहीं पाता था। ये हो गया। इसके बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, उसने क्या दे रखा था? मोनोपोली दे रखी थी। मोनोपोली किसको दे रखी थी? ईस्ट इंडिया कंपनी को। किस चीज की मोनोपोली दे रखी थी? ट्रेडिंग करने की मोनोपोली दे रखी थी। ट्रेड करने की मोनोपोली किसने दे रखी थी? ईस्ट इंडिया कंपनी ने ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली दे रखी थी। किसने दे रखी थी? ब्रिटिशर्स की सरकार ने दे रखी थी। अच्छा, आपको भी कोई कुछ देता है तो आप भी सोचते हैं ना कि मेरा भी उसमें कुछ प्रॉफिट हो। तो जब मोनोपोली दे रखी थी, तो मोनोपोली का मतलब यह है कि और कोई दूसरी कंपनी वहां पर नहीं आ सकती थी। तो पूरे इंडिया में और पूरे ईस्ट में केवल कौन ट्रेड करता था? ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड करती थी। शायद आप समझ रहे होंगे, ऑडियो भी अच्छी है और शायद क्लैरिटी भी आपको समझ में आ रही होगी। अगर नहीं आ रही है तो आप प्लीज उसमें कमेंट करें, हम आगे और इंप्रूव करेंगे। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो जो मोनोपोली थी, ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दे रखी थी। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये एडिशनल नॉलेज है, वो कहीं ये किसी एग्जाम में नहीं आती। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 3 लाख ब्रिटिश पाउंड इतना जो टैक्स देती थी। किसको? ब्रिटिश गवर्नमेंट। जब ये जो टैक्स देने लगी, तो इसमें फायदा किसका हो गया? ब्रिटिश गवर्नमेंट का। अभी रेगुलेटिंग एक्ट क्यों लाया गया? हम पढ़ते तो सभी हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट आया गया 1773 में, और ये भी हम पढ़ते हैं कि गवर्नर ऑफ बंगाल जो है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया। क्यों बनाया गया? उसका रीजन क्या था? मैं आपको अब रीजन बताता हूं। आपने इसको नोट कर लिया होगा, और जो मैं बोल रहा हूं उसके साथ भी नोट करते रहिएगा। ऑडियो भी आपको क्लियर नजर आ रही है? ये भी आप बताइएगा अगर कोई दिक्कत होती है।
अब देखिए मैं आपको मेन रीजन बताता हूं, ये किसी एग्जाम में नहीं आता। देखिए हम एक्स्ट्रा इसलिए आपको बताते हैं कि आप कहानी की तरीके उसको रिलेट करते रहें, क्यों और कैसे का जवाब आपको मिलता रहे, इसीलिए हम वीडियो बना रहे हैं। क्यों और कैसे का ये जवाब आपको मिलता रहे, इसलिए हम वीडियो बना रहे हैं। देखिए रेगुलेटिंग एक्ट की क्यों जरूरत पड़ी, मैं आपको बताता हूं। रेगुलेटिंग किसी चीज की जरूरत, कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों जरूरत पड़ी, गवर्नमेंट को रन करने के लिए जरूरत पड़ी। आप खाना किस लिए खाते हैं, आपको एनर्जी मिले और बॉडी आपकी चलती रहे। ऐसे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जो है, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, इसकी क्यों जरूरत पड़ी। देखिए अब मैंने आपको बताया ना कि रॉबर्ट क्लाइव, मैं आपको बता चुका हूं रॉबर्ट क्लाइव कौन था। रॉबर्ट क्लाइव कौन था, मैं आपको बता चुका हूं रॉबर्ट क्लाइव कौन था। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव बहुत अमीर हो गया था, मैंने आपको बताया था, उसने सुसाइड भी कर लिया था रॉबर्ट क्लाइव ने। तो सबसे पहला रीजन ये था कि बैंक करप्ट हो गई थी, दिवालिया जिसे कहते हैं, हिंदी वाले भी समझ लें, बैंक करप्ट हो गई थी, दिवालिया हो गई थी। उसका पहला रीजन ये था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स थे वो क्या करते थे, वो तो अमीर हो गए पर ईस्ट इंडिया कंपनी गरीब हो गई। दूसरा रीजन मैंने आपको बताया था ना कि बंगाल से वो टैक्स लिया करते थे, जब वो उन्होंने नवाब को हरा दिया, इसके बाद बंगाल से टैक्स लिया करते थे। तो बंगाल में टैक्स लिया करते थे, तो बंगाल में जब टैक्स लिया करते थे तो 1/3 जो वहां की आबादी थी वो भूखमरी के कारण वहां पे मर गई। जब भूखमरी के कारण वहां पे मर गई, तो ये जो था वो 1768 का मैटर था। 1768 में भूखमरी से मर गई तो वो टैक्स भी नहीं दे पाई। जब टैक्स नहीं दे पाई तो रेवेन्यू नहीं क्रिएट हो पाया। किसके पास नहीं क्रिएट हो पाया, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। आप समझ रहे होंगे ना, EIC मतलब होता है ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के पास क्या नहीं आ पाया, रेवेन्यू नहीं आ पाया। और जब रेवेन्यू नहीं आ पाया तो फिर वो ब्रिटिश सरकार को कैसा पैसा देती। थर्ड रीजन ये था, पहला रीजन तो करप्शन था, दूसरा रीजन बंगाल का था, थर्ड रीजन इसमें हुआ था, थर्ड रीजन ये था कि ये ट्रेडिंग करते थे। जब ये ट्रेडिंग करते थे तो इसमें टी की ट्रेडिंग करते थे। किसकी ट्रेडिंग करते थे, टी की ट्रेडिंग करते थे, चाय की ट्रेडिंग करते थे। और जब चाय की ट्रेडिंग करते थे ये, तो चाय की ट्रेडिंग में जो चाय की ट्रेडिंग में जो इनका 95% जो ये उगाते थे, ठीक है, ये इनका सेल नहीं हो पाया क्योंकि जो डच वो भी चाय का बिजनेस करने लगे थे। और जब वो अमेरिका में चाय का बिजनेस करने लगे थे तो इनकी भी ट्रेडिंग जो है नहीं हो पाई थी। अब जब इनकी ट्रेडिंग नहीं हो पाई, चौथा एक माइनर रीजन भी कह सकते हैं और इसको मेजर रीजन भी कह सकते हैं कि मैसूर के साथ एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था, एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था। उसमें एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था। इस वॉर में जो है एक्चुअली हैदर अली, ठीक है, हैदर अली के बीच में हुआ था मैसूर वॉर। और जो वॉर हुआ था वो 1763 में हुआ था ये वॉर। और जब ये वॉर हुआ तो इसमें सबसे ज्यादा 3 साल ये वॉर चला। और जब ये और इसका कोई निष्कर्ष नहीं आया। और जब कोई वॉर कहीं पर भी होता है तो ऐसा नहीं है कि रिसोर्सेज नहीं जाते हैं, रिसोर्सेज नहीं खर्चा होते, तो रिसोर्सेज भी खर्चा हुए। जब ये रिसोर्सेज खर्चा हुए तो 1772 में 1 लाख ब्रिटिश पाउंड मांग लिया। किसने मांग लिया, इन्होंने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने मांग लिया। किससे मांग लिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट से। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी सोचा कि भैया 1 लाख ब्रिटिश पाउंड ईस्ट इंडिया कंपनी हमसे मांग रही है, जबकि हमने इसको मोनोपोली भी दे रखी है और कोई राज भी नहीं कर रहा है। तब इन्होंने सोचा कि हमें तो अब हमें भी एंटर करना पड़ेगा और हमें भी देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है, क्या एडमिनिस्ट्रेटिव पावर चल रही है। तो इसी कारण आया था, क्या आया था, इसी कारण आया था रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट इसीलिए आया था क्योंकि भाई जब
आप अब जानते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट उससे टैक्स लिया करती थी, और जब खुद ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने उससे पैसा मांग लिया तो अब तो हमें घुसना ही पड़ेगा। तो ये आया था रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। जो इसमें पहला पॉइंट और मुख्य पॉइंट था कि इनको 20 साल की 20 इयर्स की ट्रेडिंग की परमिशन दे दी गई। पहला ये मुख्य पॉइंट था कि इनको 20 ईयर की ट्रेडिंग की परमिशन दे दी गई, आज्ञा दे दी गई, परमिशन दे दी गई, 20 साल की ट्रेडिंग परमिशन दे दी गई। दूसरा इनको क्या किया गया, जो गवर्नर ऑफ बंगाल था उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि आप जानते हैं कि 3 प्रेसिडेंसीज में बंगाल, मद्रास और बॉम्बे, ये 3 प्रेसिडेंसीज थी। तो क्या किया गया, जो मद्रास प्रेसिडेंसी है और जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी है इसको एक कर दिया गया और इसको बंगाल प्रेसिडेंसी, इसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के नाम पर दे दिया गया और इनको सब ऑर्डिनेट्स बना दिया गया। मतलब ये इसको रिपोर्ट करेंगे, इसको सब ऑर्डिनेट बना दिया गया। अब एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर तो अच्छा कर दिया इन्होंने, एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पे तो अच्छा कर दिया। अब किसी में एडमिनिस्ट्रेशन है तो उसमें जुडिशरी भी जरूरत थी, जुडिशरी भी हुई, तो हम जुडिशरी का भी ध्यान देंगे इसमें। क्या जुडिशरी में आगे हम पढ़ेंगे, जुडिशरी में 1774 में सुप्रीम कोर्ट का फॉर्मेशन किया गया, फॉर्म किया गया कलकत्ता में, फॉर्म किया गया, कलकत्ता में फॉर्म किया गया। क्यों? एडमिनिस्ट्रेटिव पावर तो हो गई थी, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को थोड़ा सा इंप्रूव किया गया था, इसके बाद कलकत्ता में किया गया। जो इसमें बनाए गए चीफ जस्टिस, जो चीफ जस्टिस बनाए गए वो बनाए गए लॉर्ड एलिजाबेथ इम्पे। जो चीफ जस्टिस बनाए गए वो लॉर्ड एलिजाबेथ इम्पे बनाए गए और 3 जजेस का पैनल डाला गया है। यहाँ पर कितने जजेस का पैनल डाला गया? 3 जजेस का पैनल डाला गया। जो पहले जज थे उनका नाम था लॉर्ड लेम्स्टर, लॉर्ड हाइड, थर्ड लॉर्ड चैम्बर। इन तीनों जजेस और चीफ जस्टिस ये फॉर्म हुए 1774 पर। अच्छा, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था? मैं बताया ना, वॉरेन हेस्टिंग थे। वॉरेन हेस्टिंग और लॉर्ड एलिजाबेथ इम्पे ये दोनों लोग मिल गए, ये दोनों लोगों की दोस्ती हो गई, फ्रेंडशिप हो गई। और आप समझ रहे हैं जब एडमिनिस्ट्रेशन और जजमेंट की दोस्ती होती है, जहां पे जजमेंट हो और एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट हो और जो गवर्नमेंट को देख रहा है उसमें दोस्ती हो जाए तो फिर तो सोने में सुहागा जैसा हो गया। वॉरेन हेस्टिंग का खूब राज चलने लगा वहां पर, वॉरेन हेस्टिंग खूब राज चलने लगा वॉरेन हेस्टिंग का। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग का खूब राज चलने लगा। वॉरेन हेस्टिंग का राज इसलिए चलने लगा, वॉरेन हेस्टिंग जिसको भेज देता था आराम से, उसको जो चीफ जस्टिस है फांसी दे देता था, जो सजा वो कहता था वो दे देता था। 3 लोग ऐसे थे, आप याद रखिएगा, 3 लोग। एक नंद कुमार, दूसरा घसीटी बेगम, थर्ड चैत सिंह। ये 3 लोग थे। इन्होंने विरोध किया और यही विरोध की भाषा जाकर के ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास पहुंच गई। पर तब तक इन लोगों को फांसी दिला दी थी। किसने? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ने, वॉरेन हेस्टिंग ने। किससे? चीफ जस्टिस से कह करके फांसी हो गई थी। जब ये पता चला
इस पर कि ऐसा हुआ है यहां पर, तो फिर इन्होंने संशोधन किया उस चीज पर, वो आगे एक्ट लेकर के आए। तो एक सेटलमेंट एक्ट हुआ, सेटलमेंट एक्ट पास हुआ 1781 में, 1781 में पास हुआ, ठीक है। 1781 में सेटलमेंट एक्ट पास हुआ। ये कहां पे हुआ? ब्रिटिश की संसद में। क्योंकि आप जानते हैं, मैंने बताया ना कि वॉरेन हेस्टिंग और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दोनों लोग मिले हुए थे और ये चीज भनक वहां पर लग गई थी, तो सेटलमेंट एक्ट लेकर के आए थे। इस सेटलमेंट एक्ट में बहुत बड़ी चीज नहीं हुई थी, बस हल्का सा इसमें मतलब थोड़ा संशोधन लेकर के आए थे। तो इसमें यह बताया गया था कि जो गवर्नमेंट की पावर है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है और सुप्रीम कोर्ट है, वो अपना काम अलग अलग करेंगे और कोई भी इस पे दखल नहीं देगा। इसके बाद लेकर के आए पिट्स एक्ट 1784 में, पिट्स एक्ट लेकर के आए 1784 में। इसमें क्या हुआ कि 6 मेंबर्स बनाए गए, उनको क्या दिया गया? उनको ये अधिकार दिया गया कि वो देखेंगे कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल क्या कर रहे हैं। 1784 में पिट्स एक्ट लेकर के आया, उसमें क्या करना है, 6 मेंबर्स बनाए गए कि उसमें उसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल क्या कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट कैसे चली है 1784 में। अब ये तो पिट्स एक्ट लेकर के आए थे। इसी का 1793 का एक चार्टर एक्ट लेकर के आए, चार्टर एक्ट लेकर के आए। इस चार्टर एक्ट में आपको क्या बताया गया कि जो ब्रिटिशर्स है ना, उनकी जो पेमेंट है वो पहले कहां से जाती थी? ब्रिटिश गवर्नमेंट से जाती थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट से कहां से जाती थी? ब्रिटिश गवर्नमेंट से जाती थी। और अब उन्होंने क्या किया, जो उसकी पेमेंट है ना वो ईस्ट इंडिया कंपनी देगी, ये उन्होंने वहां से पारित कर दिया। ये 1793 के चार्टर एक्ट से पारित किया गया। और 1793 में एक बड़ा दिन माना जाता है। 1793 जो ईयर था उसको जो 1793 जो उसका ईयर था उसको बताया जाता है इंडियन सिविल सर्विस डे। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया। फिर एक चार्टर एक्ट 1830 में पास किया गया। भाई आप ये तो जानते हैं कि इतना सब कुछ, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी बढ़ चुकी थी और सुप्रीम कोर्ट की भी पावर बढ़ चुकी थी, और जितना भी सारा सिस्टम था अब ईस्ट इंडिया कंपनी से छीन लिया गया था, उससे ले लिया गया था। उससे जितनी भी पावर थी, उसकी जो 20 साल की ट्रेडिंग थी ना, वो भी उससे ले ली गई थी। 20 साल की उससे ट्रेडिंग भी ले ली गई थी, उसको आगे परमिशन नहीं दिया गया था। उससे ये कहा गया था कि जो ये काम करेगी वो ब्रिटिश सरकार काम करेगी। तो इसमें सबसे बड़ी बात, भाई देखिए, आप इंडिया में बहुत सारे धर्म थे, आप जानते हैं ना, हिंदू मुस्लिम सब कुछ। वो ये चाहते थे अगर हम आदमियों का धर्म परिवर्तन कर दें या आदमी हमारे धर्म को मानने लगे तो बहुत इजी होगा उन पे गवर्न करना। क्योंकि आज भी हम जातिवाद पे पड़े हैं और हम जातिवाद को मानते हैं। वैसे उन्होंने भी हमको ये करने की कोशिश की कि उन्होंने क्रिश्चियन मिशनरीज
मिशनरीज आए, क्रिश्चियन मिशनरीज आए, उन्होंने क्या किया, धर्म को सिखाने की कोशिश की कि हमारे में धर्म। उन्होंने एक काम किया कि उन्होंने कहा कि जो 1 लाख रुपए हैं वो हम इंडियन के जो इंडियन जो सिटीजन है, जो भारतीय लोग रह रहे हैं वहां पर, उनके बच्चों के लिए 1-1 लाख रुपए की पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए दिया। ऐसा नहीं है कि ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश सरकार ने हमारे देश में परिवर्तन नहीं लेकर के आए, काफी परिवर्तन लेकर के आए, पर उतना तो ज्यादा हमको लूट लिया। तीसरा पॉइंट क्या था, इनसे तो पहले 20 साल की ट्रेडिंग छीन ली गई, 20 साल की इनसे ट्रेडिंग छीन ली गई, और इनको केवल व्यापार पता है क्या दिया गया, इनको 2 व्यापार दिए गए। इनके पास पहले सारे व्यापार थे, सारे पावर इन्हीं के पास थे, अब इनको 2 व्यापार दिए गए कि भैया अब तो तुम चाय बनाओ और चाइना के साथ इनका जो ट्रेड होता था वो तुम करो। इन्होंने सब कुछ छीन लिया, केवल 2 चीज रखी, एक इनका टी का बिजनेस, ठीक है, टी का बिजनेस, और दूसरा इन्होंने क्या किया, ट्रेड विद चाइना। बाकी जितने भी रेवेन्यूज आते थे ना, वो जितने भी रेवेन्यूज आते थे सारा कौन देखता था, ब्रिटिश सरकार देखती। सारा जितना भी काम था सारा कौन देखता था, ब्रिटिश सरकार देखती। केवल 2 काम छोड़ करके, एक ट्रेड विद चाइना और ये टी का बिजनेस। टी का बिजनेस आप जानते ही हैं, जब से डच आ गए थे ना तब से इनका वैसे भी ढप्पी हो गया था, तो कोई मतलब नहीं रहा था इनका। सारा सब कुछ इनके पास आ गया। गवर्नर जनरल कौन था भाई, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग था। इन्होंने फिर एक चार्टर पास किया, इन्होंने वो चार्टर पास किया। इन्होंने क्या किया, मुझे सारा बवाल छोड़ दिया, बंगाल, मद्रास, सारी प्रेसिडेंसी इन्होंने छोड़ दी। इन्होंने सोचा कि हम जो है गवर्नर ऑफ जो बंगाल है, अब ये हर जगह कर रहे थे, तो गवर्नर ऑफ बंगाल को क्या कर दिया, गवर्नर ऑफ इंडिया कर दिया, और लॉर्ड विलियम बेंट्रिक को उसका गवर्नर बनाया। क्या बनाया, किसको बनाया, लॉर्ड विलियम बेंट्रिक को उसका क्या बताया, गवर्नर ऑफ इंडिया। आपको यहां तक समझ में आया होगा कि रेगुलेटिंग एक्ट क्या है और ये कैसा होगा। अब थोड़ा सा मतलब इसके आगे जो क्लास होगी ना, इसके आगे बताऊंगा और एक्ट्स के बारे में। ये एक्ट आपको समझ में आया, चार्टर समझ में आया। अच्छा सॉरी, ये गवर्नर ऑफ इंडिया बनाया गया। अब ब्रिटिशर्स ने पूरी सरकार जो है अपने हाथों ले ली थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के पास मतलब नाम के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के पास कुछ बता था, बाकी सब कुछ खत्म हो गया था ईस्ट इंडिया के पास। अब इसके बाद ये देखा गया कि सारी प्रेसिडेंसीज को क्या किया गया, सब अलग अलग कर दिए गया, मतलब अलग अलग थे सब। उसको पहले बंगाल में कन्वर्ट किया गया, फिर इसके बाद गवर्नर ऑफ इंडिया कर दिया गया, क्योंकि सारे रूल जो सेंट्रलाइज हो गया। सेंट्रलाइज फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ना, जो सेंट्रलाइज फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, सेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वो अभी भी चलती है। देखो दिल्ली में एक सेंट्रलाइज गवर्नमेंट है ना, सेंट्रल में गवर्नमेंट है ना दिल्ली में, वो यही है। तो आज हमने क्लास में इतना पढ़ा, आपको समझ में आ गया होगा, ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। और आप समझिएगा, ये टॉपिक को आपको रिवाइज करना है, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखा गया है। ये इंडियन पॉलिटी की क्लास तो आपकी चली रही है, डेली आपकी करंट अफेयर्स भी आएगी, मॉर्निंग में आपकी करंट अफेयर्स आ जाएगी, मॉर्निंग या इवनिंग तक आपकी करंट अफेयर्स आ जाएगी। आप उसको भी देखिए, आप उसको भी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आपके लिए मैं ये कहूंगा, सीपीओएसआई का नोटिफिकेशन आ गया है, तो जितने भी एसएससी एस्पिरेंट्स हैं
वो तैयारी करना स्टार्ट कर दें। और करंट अफेयर्स तो आपकी आ ही रही है, स्टैटिक डाटा भी आपके यहाँ पे अपलोड होगा। और हम अब जो है संडे संडे एक क्विज लेकर के आया करेंगे। उस क्विज में हम आपको बताएंगे कि हम कुछ क्वेश्चन यहाँ पर लिखेंगे या कुछ क्वेश्चन हम आपको देंगे, वो क्विज हमारा आपके साथ यहाँ पर क्विज होगा। चैनल और शेयर करें इसको ज्यादा से ज्यादा।